नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अध्ययनरत होंगे आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। साथियों, आज हम इस वीडियो में सीटेट टेट के बाल मनोविज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जो आपके आगामी एग्जाम सीटेट या टेट जो भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज का पहला प्रश्न है, एक बच्चा किसी कार्य को स्वयं नहीं कर पाता लेकिन शिक्षक की सहायता से कर लेता है। यह किस अवधारणा का उदाहरण है? ऑप्शन ए बुद्धि यानी इंटेलिजेंसी, ऑप्शन बी प्रेरणा मोटिवेशन, ऑप्शन सी निकट विकास क्षेत्र यानी जेडपीडी, और ऑप्शन डी आत्म नियंत्रण। तो आपको सही जवाब बताना है साथियों। इसका क्या होगा? यानी एक बच्चा किसी कार्य को स्वयं नहीं कर पाता लेकिन शिक्षक की सहायता से कर लेता है। यह किस अवधारणा का उदाहरण? तो इसको कहते हैं साथियों जेडपीडी कहते हैं, यानी निकट विकास क्षेत्र, और इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में कहते हैं इसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीटी। ठीक है, निकट विकास क्षेत्र। यानी इसमें क्या, यानी वोगत्स्की ने, यानी ये इसकी अवधारणा किसने दी थी, ये भी याद रखिएगा। यानी कि जो मनोवैज्ञानिक थे वोगत्स्की, उनके अनुसार बच्चा दो स्तर पर कार्य कर सकता है। पहला, जो वह अकेले कर सकता है। दूसरा क्या है, यानी जो वह किसी योग्य व्यक्ति जैसे टीचर या पेरेंट की सहायता से कर सकता है। दोनों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? जेडपीडी, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है, यानी जिसको निकट विकास क्षेत्र कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, वैगोत्स्की के अनुसार सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? ऑप्शन ए अकेले अभ्यास, ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया, और ऑप्शन सी दंड, और ऑप्शन डी दोहराव। तो वैगोत्स्की के अनुसार सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? तो इसका सबसे प्रभावी माध्यम, यानी कि अभी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, यानी कि क्या होगा? सामाजिक अंतःक्रिया। बस घुमा के आपसे क्वेश्चंस कर लिया, यानी कि सोशल इंटरेक्शंस के माध्यम से। यानी वैगोत्स्की मानते थे कि बच्चा समाज में बातचीत यानी डिस्कशन, ग्रुप वर्क से सीखता है, और भाषा और सोच दोनों सामाजिक संपर्क से ही विकसित होती हैं। तो इसका ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, यदि कोई बच्चा परीक्षा में असफल होने के डर से पढ़ाई ही नहीं करता तो यह किस प्रकार की प्रेरणा है? ऑप्शन ए आंतरिक, ऑप्शन बी बाह्य, ऑप्शन सी नकारात्मक, और ऑप्शन डी उपलब्धि प्रेरणा। तो यदि कोई बच्चा परीक्षा में असफल होने के डर से पढ़ाई ही नहीं करता तो यह किस प्रकार की प्रेरणा है साथियों? तो इसे कहते हैं नकारात्मक, यानी नेगेटिव। ये मोटिवेशन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, नेगेटिव मोटिवेशन। यानी जब बच्चा डर, असफलता या सजा के कारण पढ़ता है या पढ़ाई छोड़ देता है तो वह नकारात्मक प्रेरणा कहलाती है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष के बच्चे किस अवस्था में होते हैं? ऑप्शन ए संवेदीगात्मक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, और ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष के बच्चे किस अवस्था में होते हैं? तो इसका सही जवाब बताना है साथियों। तो इसका सही जवाब होगा मूर्त संक्रियात्मक, यानी कि वो बच्चे यानी कि मूर्त चीज़ों से सीख पाते हैं, यानी कि जो उनको ऑब्जर्वेशन भौतिक चीज़ें हैं उनसे सीख पाते हैं। यानी 7 से 11 वर्ष का बच्चा तर्क कर सकता है, वस्तुओं को वर्गीकृत कर सकता है, और संरक्षण यानी कंजर्वेशन समझता है, लेकिन अमूर्त सोच नहीं कर पाता। ठीक है, अमूर्त यानी कि जो सोचने वाली चीज़ें उसको नहीं, मतलब जो नॉन वर्बल चीज़ें हैं, वर्बल चीज़ों को कर पाता है। ठीक है, जो भौतिक रूप से होती है, तो मूर्त संक्रियात्मक। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, जब बच्चा अपने दृष्टिकोण से ही सोचता है और दूसरों की भावनाएं नहीं समझ पाता तो वह किस अवस्था में है? आपको बताना। ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी आत्म केंद्रित, ऑप्शन सी नैतिक, और ऑप्शन डी तार्किक। तो जब बच्चा अपने दृष्टिकोण से ही सोचता है और दूसरों की भावनाएं नहीं समझ पाता तो वह किस अवस्था में है साथियों? तो वह है आत्म केंद्रित अवस्था। ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि सेल्फ सेंट्रलाइज उसमें है, उसमें प्रोसेस में। तो ऑप्शन बी आत्म केंद्रित हो जाता है इसका सही जवाब, यानी जिसको कहते हैं ईगोसेंट्रिक कहते हैं, शुद्ध भाषा में इंग्लिश में इसको कहते हैं ईगोसेंट्रिक, यानी आत्म केंद्रित। यानी छोटा बच्चा सोचता है जो मैं देख रहा हूँ वही सब देख रहे हैं, इसे ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है मेरे प्यारे साथियों जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मेरी मेहनत कैसी लग रही है। मैंने आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन से ही इसमें बनाए, इधर से उधर से कुछ भी नहीं है, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो साथियों लाइक जरूर कर दीजिएगा। आशा करता हूँ आपको अच्छा ही लगेगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन यहाँ से मिलते रहें और आप अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सकें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जिससे उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी व्यवहार, ऑप्शन सी नैतिक तर्क, ऑप्शन डी भावनाएं। तो कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आधारित है नैतिक तर्क पर साथियों। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। यानी कोहलबर्ग यह नहीं देखते कि बच्चा क्या करता है, बल्कि यह देखते हैं कि वह क्यों करता है ये। ठीक है, तो उसका यानी कि मॉरल रीजनिंग क्या है उसकी? तो ऑप्शन सी यानी
नैतिक तर्क क्या है उसका, मॉरल रीजनिंग क्या है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, स्कैफोल्डिंग शब्द किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ा है? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी वाइगोत्स्की, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो स्कैफोल्डिंग शब्द किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ा है? तो साथियों इसका भी आगे सबसे पहले ही प्रश्न और प्रश्न नंबर 2 में इसका मैं जिक्र कर चुका था। तो यानी स्कैफोल्डिंग यानी कि वाइगोत्स्की जो मनोवैज्ञानिक थे उनसे जुड़ा हुआ है। और ये कैसे जुड़ा, यानी स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है बच्चा यानी कि सीखने का प्रयास कर रहा है, तो अगर उसको थोड़ी बहुत सहायता पेरेंट्स या टीचर्स कर देते हैं बाहरी रूप से, आभासी तौर पे, तो बच्चा क्या करता है, सीख जाता है। तो इसी को कहते हैं स्कैफोल्डिंग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नहीं, बच्चे को अस्थायी सहायता देना ताकि वो धीरे धीरे स्वयं सीख सके। प्रश्न नंबर 8, यदि कोई बच्चा सिर्फ इनाम के लिए पढ़ता है तो यह किस प्रकार की प्रेरणा है? ऑप्शन ए आंतरिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी बाह्य और ऑप्शन डी संज्ञानात्मक। तो यदि कोई बच्चा सिर्फ इनाम के लिए पढ़ता है तो यह किस प्रकार की प्रेरणा है? तो ये इसको कहते हैं बाह्य प्रेरणा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं इसको साथियों, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इनाम, ग्रेड, पुरस्कार के लिए पढ़ना बाह्य प्रेरणा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते, प्रश्न नंबर 9, अधिगम का वह प्रकार जिसमें सीखना स्थायी परिवर्तन लाता है कहलाता है? ऑप्शन ए परिपक्वता, ऑप्शन बी अभ्यास, ऑप्शन सी अधिगम और ऑप्शन डी स्मृति। तो अधिगम का वह प्रकार जिसमें सीखना स्थायी परिवर्तन लाता है उसको कहते हैं साथियों, क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जिसको लर्निंग कहते हैं, यानी लर्निंग का अर्थ है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। तो अधिगम का वह प्रकार जिसमें सीखना स्थायी परिवर्तन लाता है तो उसको अधिगम ही कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम कहता है कि संतोष से संबंध मजबूत होता है? ऑप्शन ए अभ्यास का नियम, ऑप्शन बी प्रभाव का नियम, ऑप्शन सी तत्परता का नियम और ऑप्शन डी भूलने का नियम। तो थॉर्नडाइक का कौन सा नियम कहता है कि संतोष से संबंध मजबूत होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रभाव का नियम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लॉ ऑफ इफेक्ट जिसको कहते हैं, यानी अगर किसी काम से खुशी मिलती है तो वह बार बार दोहराया जाता है। तो वही कह रहे हैं कि थॉर्नडाइक कौन सा नियम कहता है कि संतोष से मजबूत होता है, यानी प्रभाव के नियम से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 11, यदि कोई बच्चा अपनी गलती पर शर्म महसूस करता है तो यह किस विकास से जुड़ा है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी शारीरिक, ऑप्शन सी भावनात्मक और ऑप्शन डी सामाजिक। यदि कोई बच्चा अपनी गलती पर शर्म महसूस करता है तो यह किस विकास से जुड़ा है साथियों? तो इसको कहते हैं भावनात्मक। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं इसको, यानी शर्म, डर, आत्मसम्मान भावनात्मक विकास से जुड़े होते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 12, आत्मधारणा यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट का विकास मुख्य रूप से किससे होता है? ऑप्शन ए शिक्षक से, ऑप्शन बी साथियों से, ऑप्शन सी समाज से मिलने वाली प्रतिक्रिया से और ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तकों से। तो आत्मधारणा का विकास मुख्य रूप से किससे होता है? सेल्फ कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं, तो किससे होता है साथियों? समाज से मिलने वाली प्रतिक्रिया से। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, यानी जब बच्चा दूसरों की प्रतिक्रिया से खुद की छवि बनाता है, मैं अच्छा हूँ या नहीं हूँ, यही तो है प्रतिक्रिया। अगर कोई इसके बारे में कहता नहीं तुम बुरे हो, तो ऐसे ही वो अपने आप को समझने लगता है। अगर कोई इसको मोटिवेशन करता है अच्छे कि हाँ तुम कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, तो ये डिपेंड करता है समाज से मिलने वाली जो मोटिवेशन मिलता है उस पर डिपेंड करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 13, गार्डनर के अनुसार कितनी बुद्धियाँ होती हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 10। तो गार्डनर के अनुसार कितनी बुद्धियाँ होती हैं? तो बुद्धियाँ होती हैं टोटल गार्डनर के हिसाब से 8 बुद्धियाँ होती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 8 इंटेलिजेंसीज होती हैं। ठीक है, कौन कौन से अगर आपसे पूछे तो ये भी आप बता दीजिएगा। गार्डनर के अनुसार यानी उन्होंने क्या क्या कहा था, यानी लैंग्विस्टिक, लॉजिकल, म्यूजिकल, बॉडली, स्पेशल, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल और न्यूट्रलिस्ट। ये उन्होंने 8 तरह की इंटेलिजेंसी बताई थी, तो इसे याद रखिएगा, यानी लैंग्विस्टिक, लॉजिकल, म्यूजिकल, बॉडली और स्पेशियल और इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और न्यूट्रलिस्ट। ये 8 तरह की उन्होंने इंटेलिजेंसी बताई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 14, बच्चा यदि बार बार असफल होने पर प्रयास करना छोड़ देता है तो यह कहलाता है? ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी सीखी हुई असहायता और ऑप्शन सी आत्मविश्वास और ऑप्शन डी बुद्धि। तो बच्चा यदि बार बार असफल होने पर प्रयास करना छोड़ देता है तो ये कहलाता है साथियों सीखी हुई असफलता। ठीक है, असहायता जिसको कहते हैं सीखी हुई असहायता। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लर्नड हेल्पलेसनेस कहते हैं इसको, यानी बच्चा यदि बार बार असफल होने पर प्रयास करना छोड़ देता है तो ये कहलाता है सीखी हुई असहायता, यानी लर्नड हेल्पलेस कहते हैं, हेल्पलेसनेस। ठीक है, लगातार असफलता से बच्चा क्या कर लेता है, मान लेता है कि मैं नहीं कर सकता, इसी को कहते हैं सीखी हुई असहायता।
प्रश्न नंबर 15, बालक का भाषा विकास मुख्य रूप से किससे प्रभावित होता है? ऑप्शन ए जैविक कारक, ऑप्शन बी सामाजिक वातावरण, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी केवल विद्यालय। तो बालक का भाषा विकास मुख्य रूप से किससे प्रभावित होता है साथियों? तो वो होता है किससे? आपका जैविक भी होता है, सामाजिक भी होता है, ठीक है, तो यानी कि दोनों से होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि दोनों से, यानी कि जो हमारा वातावरण होता है उससे भी और जो उनका जन्मजात होता है। तो यानी भाषा का विकास मुख्य रूप से किससे होता है? जन्मजात क्षमता और वातावरण से। तो ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा दूसरों के व्यवहार की नकल करता है कहलाती है? ऑप्शन ए अनुकूलन, ऑप्शन बी अनुकरण, ऑप्शन सी संज्ञान और ऑप्शन डी अभ्यास। तो वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा दूसरों के व्यवहार की नकल करता है उसको क्या कहते हैं साथियों? अनुकरण, यानी उसकी तरह नकल करना करते हैं। इमिटेशन कहते हैं, यानी बच्चा बड़ों को देखकर क्या करता है? सीखता है, अनुकरण करता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, बैंड्रा का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष अनुभव, ऑप्शन बी सामाजिक अधिगम और ऑप्शन सी पुरस्कार और ऑप्शन डी दंड। तो बैंड्रा का सिद्धांत किस पर आधारित है साथियों? तो वो किस पर आधारित है? सामाजिक अधिगम पर आधारित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, यानी सोशल लर्निंग पर आधारित है बैंड्रा, यानी ऑब्जर्वेशन से सीखना। यही तो उन्होंने बताया था, सामाजिक अधिगम। बैंड्रा का सिद्धांत किस पर आधारित है? सामाजिक अधिगम से। प्रश्न नंबर 18, बुद्धि परीक्षण से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी सीखने की क्षमता और ऑप्शन डी व्यवहार। तो बुद्धि परीक्षण से क्या मापा जाता है? तो बुद्धि परीक्षण से मापा जाता है सीखने की क्षमता। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, यानी आपने कितना सीखा, यानी IQ टेस्ट तो ऐसे ही लिया जाता है ना, बुद्धि परीक्षण जिसको कहते हैं IQ टेस्ट, ठीक है, इंटेलिजेंसी, ठीक है। और हम तो यानी कि IQ टेस्ट सीखने की क्षमता, यानी कि बुद्धि परीक्षण से क्या मापा जाता है? तो सीखने की क्षमता। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 19, सीखने की सबसे स्थायी विधि कौन सी है? ऑप्शन ए रटना, ऑप्शन बी समझकर सीखना, ऑप्शन सी सुनना और ऑप्शन डी लिखना है। यानी रटना मतलब वही रोट लर्निंग जिसको कहते हैं। तो सीखने की सबसे स्थायी विधि कौन सी है? यानी समझकर सीखना, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझने से सीखना स्थायी हो जाता है, ठीक है। तो सीखने की सबसे स्थायी विधि है समझकर सीखना। प्रश्न नंबर 20, समावेशी शिक्षा का अर्थ है? ऑप्शन ए केवल सामान्य बच्चे, ऑप्शन बी केवल दिव्यांग बच्चे, ऑप्शन सी सभी बच्चों की एक साथ शिक्षा और ऑप्शन डी केवल प्रतिभाशाली बच्चे। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ है कैसा? यानी कि सभी बच्चों की एक साथ शिक्षा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी नॉर्मल प्लस CWSN जिसको कहते हैं, एक ही कक्षा में पढ़ना, यानी कि जो विशेष तौर के बच्चे हों जिनको विशेष नीड की ज़रूरत हो, ठीक है, और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको सभी को एक साथ देना शिक्षा, ये समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, अधिगम में रुचि किससे बढ़ाती है, यानी किससे बढ़ती है? ऑप्शन ए थकान, ऑप्शन बी भय, ऑप्शन सी प्रेरणा, ऑप्शन डी दंड। तो अधिगम में रुचि किससे बढ़ती है? तो साथियों किससे बढ़ती है? प्रेरणा से, मोटिवेशन से बढ़ती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? चाहे वो अंतः प्रेरणा हो या बाह्य प्रेरणा हो, तो अधिगम में रुचि किससे बढ़ती है? तो ऑप्शन सी प्रेरणा होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिना यानी मोटिवेशन सीखना संभव नहीं होता। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 22, किशोरावस्था में सबसे अधिक विकास किसका होता है? ऑप्शन ए शारीरिक, ऑप्शन बी भावनात्मक, ऑप्शन सी सामाजिक और ऑप्शन डी सभी। तो किशोरावस्था में सबसे अधिक विकास किसका होता है साथियों? तो किसका होता है? यानी सभी चीज़ों का होता है। शारीरिक होता ही है, भावनात्मक भी होता है और सामाजिक भी होता है, लेकिन सभी का होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी एडोलेसेंसी जिसको किशोरावस्था कहते हैं, शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक सभी तरह के बदलाव होते हैं। प्रश्न नंबर 23, एक शिक्षक यदि बच्चे की गलती पर उसे सुधार कर अवसर देता है तो यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? ऑप्शन ए दंडात्मक, ऑप्शन बी व्यवहारवादी, ऑप्शन सी सहायक और ऑप्शन डी उदासीन। तो एक शिक्षक यदि बच्चे की गलती पर उसे सुधार का अवसर देता है तो यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है सहायक, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पॉजिटिव टीचर बच्चों को सुधार का मौका देता है, यानी कि उनकी हेल्प करता है, सहायता प्रदान करता है उनको सुधार का मौका देने के लिए। तो सहायक दृष्टिकोण को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 24, बालक का व्यक्तित्व किससे बनता है? आपको बताना है, यानी बालक का व्यक्तित्व किससे बनता है साथियों? ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन सी केवल विद्यालय। तो बालक का व्यक्तित्व किससे बनता है साथियों? तो बालक का व्यक्तित्व बनता है यानी कि दोनों से बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंटल, यानी वंशानुक्रम और वातावरण। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। यानी बालक का व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होती है, ठीक है, आपको बताना है कैसे होती है, हेरिडिटी और एनवायरमेंटल से होती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 25, सीखने में सबसे बड़ा अवरोध क्या है? ऑप्शन ए रुचि, ऑप्शन बी थकान, ऑप्शन सी प्रेरणा और ऑप्शन डी ध्यान। तो सीखने में सबसे बड़ा अवरोध क्या आता है? तो वो आता है किसका? थकान का, ठीक है। तो यानी थकान होती तो बच्चे सीख नहीं पाते सही से। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी थकान ध्यान तोड़ती है। प्रश्न नंबर 26, बच्चे में आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए केवल व्याख्यान देना, ऑप्शन बी प्रश्न पूछने देना, ऑप्शन सी दंड देना, ऑप्शन डी यानी रट्टा करवाना। ठीक है, तो बच्चे में आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछने देना चाहिए, यानी अगर बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, क्वेश्चनिंग कर रहा है, तो उसको देना चाहिए। क्वेश्चनिंग से क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग आती है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, वह अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त सोच विकसित करता है। ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक, ऑप्शन सी पूर्व संक्रियात्मक और ऑप्शन डी संवेदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वह अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त सोच विकसित करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा, उसको कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी फॉर्मल स्टेट अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं जिसको। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? ऑप्शन ए पुरस्कार, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी पुस्तक और ऑप्शन डी दंड। तो सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम है साथियों क्या? अनुभव। अनुभव से ही क्या है आदमी सीखता है, कोई भी हो, बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, अनुभव से एक्सपीरियंस से ही क्या करता है? वो सीखता है। इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी करके सीखना सबसे अच्छा होता है, अनुभव से ही सीखता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 29, बच्चे की गलतियां दर्शाती हैं। ऑप्शन ए असफलता, ऑप्शन बी सीखने की प्रक्रिया, ऑप्शन सी कमजोरी और ऑप्शन डी आलस्य। तो बच्चे की गलतियां दर्शाती हैं, तो क्या दर्शाती हैं? वो दर्शाती हैं कि बच्चा सीखने की प्रक्रिया में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए, यानी गलतियां सीखने का एक क्या है? हिस्सा है। तो साथियों, आपके टोटल 30 प्रश्न हैं, 29 प्रश्न हो चुके हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपके एग्जाम से ओरिएंटेड रिलेटेड ही क्वेश्चन है साथियों। आपको 100% आप स्टेट टीटी दे रहे हो या सेंट्रल टीटी दे रहे हो, आपको 100% क्वेश्चन इसी तरह के देखने को आपको मिलेंगे। तो ज़रूर चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आगामी और भी वीडियो अच्छे अच्छे मिलते रहें। चैनल्स में प्लेलिस्ट बनी हुई साथियों सीटेट की और टेट एग्ज़ाम्स की, आप वहां जाके सारे वीडियो और सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर भी देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही हेल्प होंगी। तो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। तो अंतिम प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 30, एक अच्छा शिक्षक सबसे पहले क्या करता है? ऑप्शन ए पाठ पढ़ाता है, ऑप्शन बी बच्चे को समझाता है, ऑप्शन सी परीक्षा लेता है और ऑप्शन डी होमवर्क देता है। तो एक अच्छा शिक्षक सबसे पहले क्या करता है? तो यानी क्या करता है साथियों? यानी बच्चे को समझाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी बच्चा समझे बिना, बच्चे को बिना समझाए पढ़ाना क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो यानी एक अच्छा शिक्षक सबसे पहले क्या करता है? बच्चे को समझाता है। तो ये रहे आपके 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास हम लोगों ने साथियों ने किया। तो जरूर बताइएगा, अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा साथियों। वीडियो क्लास तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।